Hello everyone, good morning and Jai Bharat. तो welcome to the all on our YouTube channel Advait Achievers. Well dear students, अब तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छे टॉपिक जो है वो सीख लिए हैं, हमारे साथ उसके क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। शुरुआत हमने कुछ क्वाड्रेटिक से की थी, उसके बाद सीरीज एंड प्रोग्रेशन आया, बाइनोमियल आया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गया, और अब हम डिटर्मिनेंट जो है वहां पर आ चुके हैं। तो आज का जो पोर्शन है हमारा वो डिटर्मिनेंट के ऊपर बेस रहेगा, ठीक है, एंड कल हम इसको विथ मैट्रिसेस खत्म करेंगे, ठीक है। तो आज पहला क्वेश्चन जो है डियर बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि इफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर्स 1 and -1, ठीक है, हमारा डिटर्मिनेंट जो है उसमें दो ही नंबर हमें यूज करना है, 1 and -1, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है डिटर्मिनेंट का वो हमें निकाल कर देना है। चलिए, तो हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे 3/3 का। तो अभी मान लो, एक मिनट, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, वहां पर हम उसके जो एलिमेंट्स है वहां पर स्पेस रखते जाते हैं और उसके ऊपर से काउंटिंग हम करते जाएंगे। चलिए मान लेते हैं, समझा, देखो हमें मिनिमम वैल्यू के ऊपर फोकस करेंगे। अब मान लेते हैं पहला एलिमेंट अगर हमने 1 लिया तो 1 के साथ मिनिमम वैल्यू हम कितना ला सकते हैं, -2 ला सकते हैं। यहां पर -1 और -1 करके -2 ला सकते हैं। तो ये -1 और -1 जो है, ठीक है, वो कैसे आ सकता है, एक तो यहां पर हम 1 और -1 रख सकते हैं और दूसरा यहां पर 1 and 1 रख सकते हैं। तो यू कैन सी ये 1 के प्रोडक्ट में आएगा -1 and -1। क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसमें मान लो अगर यहां पर हमने +1 किया तो उसको +1 लाने के लिए यहां पर -1 लाना जरूरी है, ठीक है। अब इस 1 के प्रोडक्ट में भी हम लिस्ट कहां तक जा सकते हैं, -2 तक जा सकते हैं, मतलब -1 and -1 कर सकते हैं। तो उसको -1 करने के लिए देखो, इस वाले को और इस -1 को हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी -1 है तो यहाँ पर हमें +1 ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी हमें कंपलसरी 1 रखना पड़ेगा, तभी जो है वो -1 के प्रोडक्ट में +1 के प्रोडक्ट में -1 and -1 आएगा। ओके, अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट ये वाला जो बाकी है उसको चाहो आप -1 रखो या +1 रखो। चलो मान लो हम +1 रखे तो प्रोडक्ट में आएगा 1 -1 यानी कि 0। यहां पर क्या आ रहा है, 1 और -1 आ रहे हैं, मतलब आप इसको +1 रखो या -1 रखो, इट एक्चुअली डजंट मैटर, क्योंकि लास्ट में वो 0 ही बन रहा है। तो फाइनली इसको काउंट करना हमारी जरूरत में अब है ही नहीं। तो ये -2 और ये -2, यानी कि हम लिस्ट वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, -4 तक निकाल सकते हैं अगर इन एलिमेंट्स को यूज कर लिया जाए तो। आ रहा है समझ में कि कैसे हमने पॉसिबिलिटीज जो है उनको प्लस और -1 में से सिलेक्ट करके रिड्यूस किया है। ओके, अब मान लो आप थोड़ा उल्टा करना चाहते थे, यहां पर -1 लेना चाहते थे, यहां पर +2 लाना पड़ता। सिमिलर वे यहां पर अगर -1 लेते थे यहां पर +2 लाते, ठीक है। तो मान लेते हैं प्लस और माइनस के जो साइन है 1 और -1 है वो अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेंगे तो भी हमें आंसर यहां पर मिल सकता है उस तरीके से भी। ओके, सो ये क्वेश्चन हुआ कि जहां पर आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पर चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, z हमारा डिटर्मिनेंट जो है, ओके, उसकी जगह पर हमें z दिया गया है, यानी कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और यहाँ पर एलिमेंट्स भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। तो हमें ये पता लगाना है कि z जो है वो कैसा है, प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर पर्टिकुलरली b का वैल्यू 4 है। तो ये z तो है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को z को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्योरली रियल, इमेजिनरी ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट का ऑलवेज हेल्प लेते हैं। तो यहां पर अगर हम इसके कॉन्जुगेट की बात करें, z बार की अगर बात करें तो वो क्या होगा, देखो ये -5 तो एज इट इज रहेगा,
ये आ जाएगा 3 माइनस 4i, यहां पर आएगा 5 प्लस 7i, यहां पर 3 प्लस 4i, एंड यहां पर आएगा 6, 8 माइनस 7i, यहां पर आएगा 5 माइनस 7i, ये आएगा 8 प्लस 7i एंड 9। ये हमारा आ गया z बार, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z। अगर इसका हम ट्रांसपोज ले ले इस डिटरमिनेंट का, तो डिटरमिनेंट के वैल्यू एक्चुअली बदलती नहीं है। तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बाय टेकिंग ट्रांसपोज, what we get, z bar equal to -5, 3 minus 4i, 5 plus 7i। फिर सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो यहां पर आएगा 3 plus 4i, 6 and 8 minus 7i। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो 5 minus 7i, 8 plus 7i and 9। तो अगर आप देख लो तो ये जो एक्चुअली है ये ओरिजिनल z है, यानी कि यहां पर कंक्लूजन क्या आ रहा है, z बार इक्वल टू z आ रहा है। तो z बार इक्वल टू अगर z आ रहा है तो उसका एक ही आंसर मिलता है हमें कि वहां पर z जो है वो प्योरली रियल होना जरूरी है, तभी ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर है? तो दिस इज हाउ z विल बी प्योरली रियल। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब देखो ये जो क्यूबिक इक्वेशन है px क्यूब प्लस px स्क्वायर, x वाला टर्म तो है नहीं, तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस r इक्वल टू 0। इसके अगर 3 रूट है अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम इतनी चीज तो डेफिनेटली जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए यानी -1 होगा। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा होगा 0 अपॉन पी यानी कि 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल विल बी नेगेटिव r अपॉन पी। ओके, तो हम इसमें से जिसका भी यूज कर पाएंगे उसको यहां पर कर सकेंगे। तो देखो यहां पर 2-2 की पेयर में बनाए गए हैं सारे एलिमेंट्स, तो मतलब हम सेकंड वाले का यूज कर पाएंगे। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलो इसमें देखो पहले रो में अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा तीनों हैं। सेकंड रो में भी अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा तीनों हैं। सिमिलर वे थर्ड रो में भी तीनों हैं। तो एक काम करते हैं, पहले कॉलम में सेकंड को और थर्ड को ऐड कर देते हैं। तो पहले कॉलम में सेकंड को और थर्ड को ऐड करने पर अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा, यहाँ पर भी वही एलिमेंट बनेंगे। तो मतलब मुझे प्रॉपर ऑर्डर में लिखने की आइडिया सब कोई जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो भी रिमेनिंग है बीटा गामा, गामा अल्फा, यहाँ पर गामा अल्फा, अल्फा बीटा, और यहाँ पर अल्फा बीटा, बीटा गामा। वेल पहले कॉलम में तीनों वैल्यू जो है वो 0 0 0 हो गई, यानी कि डिटरमिनेंट का एक कॉलम 0, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी हो गया 0, यानी कि सी अपना आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आई होप यहां पर ये मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ दिस डिटरमिनेंट इज एक्सपांडेड इन पावर ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स के टर्म में अगर डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया जाए तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या आएगा। इस डिटरमिनेंट में अगर साइन एक्स के टर्म में एक्सपांड कर दिया जाए तो उसके कांस्टेंट टर्म क्या आएंगे, उनके बारे में हमें बात कर देनी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, साइन एक्स के टर्म में ले आते हैं, जो भी नहीं है उसको भी। चलो, तो cos 2x का होगा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा। cos 4x का होगा, क्या हो सकता है वहां पर 1 - 2 sin स्क्वायर 2x आएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, लेकिन sin स्क्वायर 2x का होगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, यानी कि ये क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा, समझना। साइड में एक बार कैलकुलेशन कर लो,
तो 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा। तो यहां पर उसको लिख देंगे 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सेकंड रो कॉलम में साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है। और थर्ड रो में वंस अगेन 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस 2x यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो पूरा डिटर्मिनेंट हमारा साइन के टर्म में तो हो गया। अब इसको एक्सपांड करना है इसमें से और उसमें से कांस्टेंट टर्म निकालना है। तो क्या हम सिंपल सोच सकते हैं यहाँ पर कि हमें कांस्टेंट टर्म के ऊपर ही ध्यान देना है। तो जहां जहां पर x प्रेजेंट होगा, मान लो ये कोई फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, तो x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो साइन x वाला टर्म जो है हर एक जगह पर चेंज होगा, है ना, ठीक है। तो हम कांस्टेंट टर्म के लिए, तो फॉर कांस्टेंट टर्म साइन x को हम हटा दे, उसको अगर 0 बना दे, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जहां जहां पर साइन x है उसको 0, अगर वो 0 बनेगा तभी वो टर्म जो है कांस्टेंट बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर इस डिटरमिनेंट को फिर से लिखा जाए तो f ऑफ 0 मेरा क्या आ जाएगा 1 0 1, ठीक है, यहां पर आएगा 0 1 1 और लास्ट में आएगा 1 1 1। और इस डिटरमिनेंट को आप पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दो तो 1 इंटू 0, क्योंकि 1 माइनस 1 आएगा, और लास्ट में 1 इंटू इस 1 के प्रोडक्ट में 0 इंटू माइनस 1, ये तो 0 बन गया, आंसर आएगा -1, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कांस्टेंट टर्म के लिए हमने sin x को 0 बना दिया, क्योंकि वो तभी आएगा जब sin x 0 होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर से डिटरमिनेंट जो आया उसका वैल्यू वही होगा हमारा कांस्टेंट आंसर। ठीक है, चलिए, तो -1 होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज कि अगर ये डिटरमिनेंट जो है वो 0 है तो ये लाइन कौन से पर्टिकुलर पॉइंट में से, फिक्स्ड पॉइंट में से पास होती है। ओके, लाइन को अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट में से पास कराना है तो हमें उसका कुछ इक्वेशन ऐसा बनाना पड़ेगा कि a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इक्वल टू 0। अगर लाइन को हम इस इक्वेशन में ला पाएंगे, यहां पर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए यूज कर ले, कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी यूज कर ले, तो ये लाइन ऑलवेज x1, y1 से पास होगी। लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू द x1, y1, ये कंफर्म है। स्ट्रेट लाइन में हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब इसका हमें किसी न किसी तरीके से यूज करना होगा। अब देखो, इस लाइन को इस इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए यहां पर आप देख रहे होंगे कि C मिसिंग है, यानी कि आपका फोकस C के ऊपर करना है आपको। ठीक है, तो इसका यूज करके C का कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो लेट अस सी व्हाट वी कैन सी, व्हाट वी कैन डू एक्चुअली। ओके, चलिए इसके ऊपर चलते हैं आगे। तो यहां पर चलो, डायरेक्ट तो अगर एक्सपांड करना तो मतलब हमारे बस की बात ही नहीं है, वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, पहले रो को, सॉरी पहले कॉलम को, अब देखो अगर a से मल्टीप्लाई कर लिया जाए, यहां पर थोड़ा सा सोचते हैं, कुछ करते हैं, अगर हो सकता है तो a से मल्टीप्लाई किया जाए पहले कॉलम को तो आएगा a स्क्वायर प्लस ac एंड a स्क्वायर माइनस ab। यहां पर तो एज इट इज है b माइनस c, b a प्लस b, c प्लस b, c माइनस a, c। यहां पर क्या किया, कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई किया। अब कॉलम b को, सॉरी कॉलम 2 को b से मल्टीप्लाई करके पहले में ऐड कर दिया जाए, और कॉलम 3 को c से मल्टीप्लाई करके भी पहले में ऐड किया जाए, तो देखो क्या होगा,
ए स्क्वायर तो है, इसको बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं और इसको सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो बी सी कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी देख लो एक बार बन रहा है कि नहीं बन रहा। बी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया और इसको सी से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यस यहाँ पर भी बन रहा है, मतलब हमारा काम बन सकता है यहाँ से। तो कर देते हैं वहां पर 1/a। चलो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जैसे मैंने बताया क्या कर रहे हैं हम, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस बी कॉलम 2 प्लस सी कॉलम 3 कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाकी सारा तो एज इट इज ही रहने वाला था। ठीक है, तो बी माइनस सी बी ए प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए सी, इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन निकाल के रख देते हैं साइड में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई ए 1 1 1, यहाँ पर आएगा बी माइनस सी बी ए प्लस बी, बी माइनस सी बी और ए प्लस बी, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट कॉलम में सी प्लस बी सी माइनस ए और सी। ओके, अब इसको एक्सपांड कर सकते हैं या फिर एक काम करते हैं, इस 1 को 0 बना देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए, यहां पर सब्सट्रैक्शन करते हैं, यहां पर भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये 1 बी माइनस सी सी प्लस बी, क्या प्रोसेस करेंगे R2 में R2 माइनस R1, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, पहले R3 में कर देते हैं R3 माइनस R2 एंड फिर R2 में करते हैं R2 माइनस R1। चलो तो इनका सब्ट्रैक्शन करो तो 0, यहां पर आएगा B कैंसिल होके बनेगा A, यहां पर C कैंसिल होके बनेगा A। चलो फिर ऊपर से नीचे का कैंसिल तो 0, ये बनेगा C और ये बनेगा माइनस A माइनस B। चलो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग इसको अगर एक्सपांड कर दिया जाए तो यहां पर 1 के प्रोडक्ट में आएगा ए सी, ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस ए माइनस बी। ऑलराइट, इसका वैल्यू हमें दिया गया था ऑलरेडी 0, तो हम यहां पर इसको 0 से इक्वल अभी लगा लेते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर दो तो ये क्या बनेगा, यहां पर a प्लस बी है ना। एक मिनट, यहां पर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी क्या? नहीं, सही है, चलो ओके डन। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस ए स्क्वायर, सॉरी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 0। यहां से a कॉमन लेके ये वाले a के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब देखो ABC जो है, ठीक है, ABC उनका स्क्वायर का सम डेफिनेटली 0 नहीं आएगा, क्योंकि ax प्लस by के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ax प्लस by प्लस c के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नॉट बी 0। ठीक है, अगर c अगर 0 है तो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट 0 है, तो डेफिनेटली ये वाला सम जो है स्क्वायर वाला वो 0 नहीं आएगा। तो इस टर्म के 0 होने का पूरा चांस है, यानी कि c जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव b होना चाहिए। ठीक है, c क्या होना चाहिए, नेगेटिव है, नेगेटिव b, उसके लिए a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, और उसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर सब्सटीट्यूट कर ले तो हो जाएगा ax प्लस बी वाई माइनस ए माइनस बी बराबर 0, और x को कॉमन निकाले, सॉरी a को कॉमन निकाले तो x माइनस 1, b को कॉमन निकाले तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एग्जैक्टली कंपेरेबल है a ऑफ x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0 के साथ। यानी कि फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, x1 y1 1 होगा। ओके, आवर फिक्स्ड पॉइंट विल बी 1, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन अवर। ओके, तो आई होप यहां पर आप क्वेश्चन जो है ये कर पाए होंगे पहले से ही, और कहीं पर अगर माइनर मिस्टेक हुई है आपसे
तो यहाँ पर अब वो वेरीफाई हो गई होगी। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि इस डिटर्मिनेंट को, यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये वहां पर मैं दिखा दूं आपको थोड़ा जूम करके, ठीक है। ये x पावर n है, x पावर n+2 है, x पावर n+3 है। सिमिलर भी y और z वाला रो है। इसका वैल्यू हमें दिया गया है, तो हमें n यानी कि ये इंडेक्स जो है वो किसके इक्वल है वो पता लगाना है। इंडेक्स का वैल्यू क्या है वो पता लगाना है। अब देखो, इस डिटर्मिनेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं थोड़ा लिखने में यहां पर टाइम लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेल ये क्या है, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ये दोनों टर्म इक्वल है और हम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट में इसको अगर आप देखो तो इस डिटर्मिनेंट का इंडेक्स क्या आएगा, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा y पावर n+2 इंटू z पावर n+3 के साथ माइनस z पावर n+2 इंटू y पावर n+3 के साथ। पहला टर्म की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो जो टर्म बनेंगे, जो टर्म्स बनेंगे, उनका टोटल इंडेक्स कितना बनेगा, तो उनका टोटल इंडेक्स बनेगा n, n+2 और n+3 का सम जैसा। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इंडेक्स ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो होगा n+2 एंड n+3, सॉरी प्रोडक्ट नहीं आएगा, सम आएगा, n+2 और n+3 होगा। एंड इंडेक्स ऑन राइट हैंड साइड अगर आप देखो तो कितना है, इसका इंडेक्स 1 1 1 यानी कि टोटल मिला के हुआ 1 + 1 + 3 और इनका होगा -1 क्योंकि डिनोमिनेटर में है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? ओके, तो यहां पर 3 और -1 यानी कि टोटल इंडेक्स होगा राइट हैंड साइड पर 2। तो दोनों साइड इंडेक्स जो है, अगर दोनों टर्म इक्वल है तो डेफिनेटली इंडेक्स जो है वो इक्वल होने ही चाहिए। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि इसका सम आया 3n + 5 इक्वल टू होना चाहिए 2, यानी कि 3n शुड इक्वल टू -3, तो n का वैल्यू होना चाहिए -1। ऑलराइट, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। हो रहा है क्लियर यहां पर कि नहीं हो रहा? ओके, सो इस तरह से इंडेक्स के अगर क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, सिंपल कंपैरिजन करके। और लेफ्ट हैंड साइड का इंडेक्स आपने कैसे निकाला, तो बस डायगोनल आप चले जाओ, डायगोनल में जो भी टर्म के इंडेक्स है उनको आप ऐड करते जाओ। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंडेक्स, यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल टर्म को आप इसी तरह काउंट कर पाएंगे। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन में चलते हैं। ऑलराइट, इफ ये जो बॉक्स है वो GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन, ठीक है, तो मतलब वो GIF फंक्शन हुआ। ओके, अब द रियल नंबर अंडर द कंसिडरेशन, उसमें रियल नंबर x जो है वो -1 से 0 के बीच में है। तो जो बॉक्स x होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे लिख देता हूँ, बॉक्स x वो क्या होगा, -1 होगा। उसी तरह y जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो मेरा जो बॉक्स y होगा वो 0 होगा। एंड z जो है वो 1 से 2 में है, तो बॉक्स z क्या होगा, 1 होगा। चलो, तो बॉक्स x, y और z की वैल्यू मिल गई। हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू उस फाइंड करनी है, तो बस सब्स्टिट्यूट ही कर देंगे, यहाँ पर कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा -1 + 1 0, ये 0 और z का 1, फिर यहाँ पर -1, ये 0 + 1 यानी 1 और ये 1, और लास्ट में -1, ये वाला 0 और ये वाला 2। पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर देंगे तो 1 × क्या आएगा, ये 1 के प्रोडक्ट में आएगा 0 × 1, यानी कि इसका आंसर आ रहा है 1। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, मॉड्यूल बॉक्स ऑफ z 1 आ रहा है, तो बॉक्स ऑफ z वाला आंसर जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि
इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 है, 1 यानी कि बॉक्स में z। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो क्या बोल रहा है कि ABC बिलोंग टू आर सच दैट नो टू ऑफ देम आर इक्वल, ए बी और सी कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है। अब हमें ABC जो है ऐसे दिए गए कि जो इस डिटर्मिनेंट को जीरो बनाते हैं, उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, एटलीस्ट वन रूट, वो हमें फाइंड करना है। इसका एटलीस्ट वन रूट की बात हो रही है, तो वो एटलीस्ट वन रूट कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है उसकी बात करनी पड़ेगी। चलिए ABC को पहले इस डिटर्मिनेंट के ऊपर से सॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को पहले सॉल्व कर देते हैं। चलो तो डायरेक्टली मैं कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन तो 2a के प्रोडक्ट में आएगा BC माइनस 4a स्क्वायर, माइनस B के प्रोडक्ट में आएगा B स्क्वायर माइनस 2ac, और प्लस C के प्रोडक्ट में आएगा 2ab माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट को लगा लिया मैंने, इसको अच्छे से कर दो तो 2abc माइनस 8a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 2abc प्लस 2abc माइनस c क्यूब इक्वल टू 0। तो यहां पर सब सही है, ओके। तो 2abc और 2abc हुआ 6abc माइनस 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लो तो 8a क्यूब, यानी कि आप इसको 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3a b c के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर आप एग्जैक्टली अगर आपको याद नहीं है तो लिख लो यहाँ पर कि फॉर्मूला वहां पर क्या आता था कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट शुड बी इक्वल टू 1/2 a प्लस b प्लस c, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है वहां पर, ठीक है। a की जगह बस हमें 2a रखना है तो हर एक काम हमारा हो गया यहाँ पर सेम, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको रिप्लेस कर ले इस फॉर्मूला में हम, तो यहाँ पर हमें आप उसको आप कॉपी कर लेना ये फॉर्मूला को, ठीक है, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। अब देखो a b c में से कुछ भी इक्वल तो है नहीं, तो ये टर्म तो 0 होगा ही नहीं, सॉरी ये टर्म तो 0 नहीं होगा। चाहे ये टर्म 0 हो सकता है, ये टर्म भी 0 हो सकता है, क्योंकि a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c है, तो 2a इक्वल टू b हो सकता है, मान लिया। तो पहला और लास्ट टर्म 0 हो सकता है, लेकिन बीच का टर्म कभी भी 0 नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये जो स्क्वायर वाला ब्रैकेट है वो नॉन जीरो टर्म ही होगा। उसका सीधा सीधा मीनिंग है कि 2a प्लस b प्लस c शुड बी 0 ओनली। इतना समझ में आया? ओके, यहां तक। अब हमें इसके रूट के ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। तो रूट्स में आप ना फंक्शन जो है वहां पर भी आपने पढ़े होंगे कि कोई क्वाड्रेटिक जो है कोई हमारे पास एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन, उसके रूट के लिए अगर आप आगे फंक्शंस में पढ़े हैं 12th में, तो वहां पर भी एक मेथड आता था डेरिवेटिव का यूज करके, ठीक है। तो यहां पर हम उसी का यूज करने वाले। हमारे पास जो फंक्शन है उसको मान लेते हम f डैश एक्स, इसको हम मान ले f डैश एक्स, ठीक है। 24ax स्क्वायर प्लस 4bx प्लस c। चलो एक मिनट, f डैश एक्स में लिख देता हूं यहां पर 24ax स्क्वायर प्लस क्या था वहां पर 4bx प्लस c। तो fx क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा ना, तो fx क्या आएगा यहाँ पर इंटीग्रल,
तो वो आएगा 24a(x³ अपॉन 3 प्लस 4b(x²/2 प्लस cx प्लस d जैसा कुछ ना कुछ आएगा। ये एग्जैक्टली क्या आएगा 8a(x³ 2b(x² प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, वहां पर अब देखो इंटरवल अपने पास क्या क्या है। इंटरवल में एक 0 1 है, -1 0 है, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें से मान लेते हैं हम पहले 0 को सब्स्टिट्यूट करें, मतलब f(0) निकालें, तो ये होगा 0 0 0। ठीक है, कांस्टेंट मतलब यहाँ पर अब फिक्स फंक्शन है तो कांस्टेंट कोई अवेलेबल नहीं होगा, तो हमें इसको तो भूल ही जाना चाहिए। तो 0 अप्लाई करने पर ये आएगा 0। ठीक है, फिर 1 भी है, -1 भी है, 1/2 भी है, 2 भी है, 1 भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 1 अप्लाई कर ले एक बार, तो यहां पर आएगा 1 अप्लाई करने पर 8a प्लस 2b प्लस c आएगा, जो क्लियरली नॉन जीरो आएगा। ऑल राइट, -1 में भी वही होगा। फिर 1/2 अप्लाई करके देख ले एक बार, तो f(1/2) क्या आएगा, यहां पर 1/2 अप्लाई करो तो 8a 1/2 का क्यूब 1/8, 2b 1/2 का स्क्वायर 1/4 और c 1/2। तो ये 8 और 8 गया, a प्लस b/2 प्लस c/2, यानी कि 2a प्लस b प्लस c/2। वेल ये एक्चुअली तो यहां पर भी है, मतलब कि f(1/2) 0 आ रहा है। तो हमें क्या क्या चीज मिला, f(0) भी 0 मिला, f(1/2) भी 0 मिला। तो रोल्स थियरम जो था वो क्या था, तो रोल्स थियरम क्या था कि x अगर बिलोंग करता है a से b में, वहां पर वो कंटिन्यूअस है, और ओपन इंटरवल पर अगर डिफरेंशिएबल है, और वहां पर अगर हमें f(a) इक्वल टू f(b) मिल रहा है, उसका मतलब कि f' वहां पर 0 बनेगा। f' वहां पर कोई ना कोई ऐसी 0 जो है वो हासिल जरूर करेगा, यानी कि ये अगर वहां पर 0 बन रहा है तो वो वहां पर उसका रूट लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, f(0) और f(1/2) सेम मिला। उसका मतलब कि f' जो है वो 0 से 1 में, सॉरी 0 से 1/2 में, ठीक है, डेफिनेटली 0 से 1/2 में वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना एक रूट मिलना चाहिए। अब इसका f' क्या है, तो f' यहाँ पर आप देखो ध्यान से, तो वो एक्चुअली है 24ax² प्लस 4bx प्लस c। तो यानी कि फॉर x बिलोंग टू 0 to 1/2, ठीक है, 24ax² प्लस 4bx प्लस c is becoming 0, यानी कि one root is lying between 0 to 1/2। पर 0 to 1/2 हमारा ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो यहां पर एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट वन रूट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1, ठीक है, एटलीस्ट वन रूट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। वैसे देखा जाए तो बी ऑप्शन भी हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर भी -1/2 और +1/2 जो है, ठीक है, उसमें भी 0 और 1/2 आ रहा है। लेकिन -1/2 को अगर चेक किया जाए, यहाँ पर -1/2 को यहाँ पर अगर चेक किया जाए तो उसके ऊपर हमें 0 नहीं मिलेगा, यानी कि नेगेटिव साइड हमारा रूट लाई नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से हम यहाँ पर एलिमिनेशन कर सकते हैं कि ये वाला जो है वो कैंसल हो जाएगा, सिर्फ ए ऑप्शन हमारा बचेगा। क्लियर है? ओके, चलिए तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमें कुछ ये कंडीशंस गिवन है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर,
x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू c स्क्वायर, एंड उसके ऊपर से k इंटू एक डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल टू कुछ ये गिवन है, तो हमें k का वैल्यू निकाल कर लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो ना, उसके ऊपर से सोचने की ट्राई करो कि ऐसा कुछ कहीं आपने देखा है क्या। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, अगर याद करो तो दिख रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा, यानी कि ये x1 y1 और x2 y2 जो दो कोऑर्डिनेट है उनके बीच का डिस्टेंस है। तो अगर लेट a x1 y1 है, मतलब a नहीं p q r ले लेते हैं, p x1 y1 है, q है x2 y2, r है x3 y3। तो पी क्यू जो डिस्टेंस है वो a आ रहा है, क्यू आर डिस्टेंस जो है वो b आ रहा है, एंड पी आर जो डिस्टेंस है वो c आ रहा है। तो ये एक ट्राइंगल के साइड्स हो सकते हैं क्योंकि p q और r है। ठीक है, और यहां पर x1 y1 1, x2 y2 2, x3 y3 3। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर दो चीजें ये गलत हो चुकी है, क्योंकि वहां दोनों जगह पर 1 1 जो है वो आना चाहिए, अदरवाइज इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा जो मैं सोच रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो चीज है ये ट्राइंगल के एरिया में हम यूज करते थे डिटर्मिनेंट का, उसके ऊपर से है। तो क्योंकि ये ट्राइंगल के वर्टाइसिस है उसकी साइड्स भी मिल रही है, तो ये डेफिनेटली एरिया का ही फॉर्मूला बनना चाहिए। तो ये 2 जो है वहां पर एक काम कीजिए, आप 2 की जगह पर आप 1 कर दीजिए और 3 की जगह पर भी आप 1 कर दीजिए। ठीक है, 2 और 3 दोनों की जगह पर 1 कर दीजिए। तो इसका हमें इक्वेशन करना है। चलिए, तो एक तो एरिया ऑफ द पी क्यू आर वो क्या होता था 1/2 मॉड्यूलस में x1 y1 और डिटर्मिनेंट में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 ऐसा होता था। तो इसके साथ ये कंपेयर बाद में हो सकते क्या कुछ ना कुछ करके। और ये वाला अगर आप याद करो तो हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, वेर s इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2 हाफ पेरीमीटर था। उसके ऊपर से ये भी आएगा, और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का भी स्क्वायर बनेगा और यहां से स्क्वायर रूट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो अब फंडामेंटल जो है यहाँ पर मतलब कंसेप्ट जो है बैठ रहा है, तो हम थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। चलो, यहाँ पर दोनों साइड से एरिया तो इक्वल ही होगा, यानी कि 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर s a प्लस b प्लस c, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। स्क्वायरिंग कर दे तो यहां पर बनेगा 1/4। ये डिटर्मिनेंट को मैं बोल दूं, डिटर्मिनेंट उसका स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर रूट निकल जाएगा। यहां पर बचेगा a प्लस b प्लस c, यहां पर क्या बचेगा b प्लस c माइनस a बाई 2, यहाँ पर a प्लस सॉरी हाँ यहाँ पर बचेगा a प्लस c माइनस b बाई 2, लास्ट में बचेगा a प्लस b माइनस c बाई 2। ठीक है, और हाँ यहाँ पर बाई 2 आएगा ना, क्योंकि बाई डिफॉल्ट s का वैल्यू है। तो ये 16 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो 16/4 मॉड्यूलस ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टर्म एज इट इज। इसको अगर आप क्वेश्चन के साथ कंपेयर करो तो 16/4 की जगह पर k है, डिटर्मिनेंट का स्क्वायर एज इट इज है, ये सारे टर्म्स भी अगर एज इट इज है तो मैं k को बोल सकता हूँ 16/4। k को क्या बोल सकता हूँ 16/4, यानी k का वैल्यू हो जाएगा 4। सो हियर इज द वैल्यू ऑफ आवर k विच इज 4। ओके, तो ट्राइंगल के एरिया का यूज करके सारे रिलेशन निकाला गया है। ओके, चलिए 10th क्वेश्चन में चलते हैं।
वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट निकालनी है बस। ओके, सिंप्लीफिकेशन करना यानी कि प्रॉपर्टीज का यूज करना। ये इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से जो बच्चों ने पूरे 2 साल जेई का भी प्रिपरेशन नहीं किया है उनको भी ये क्वेश्चन तो आएगा ही डेफिनेटली। पहले कॉलम में से के कॉमन निकाल देंगे तो अंदर बचेगा ए बी सी, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 1। ओके, फिर हमें चाहिए देखो ए माइनस बी, ए बी माइनस सी, ए प्लस बी, ऐसा कुछ टर्म चाहिए। तो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो के a माइनस बी बनेगा, यहाँ पर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, यहाँ पर b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1। पहले रो से a माइनस बी, दूसरे रो से b माइनस सी कॉमन, तो के a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, वेल रिमेनिंग इज 1 a प्लस बी 0, 1 a प्लस बी 0, 1 b प्लस सी 0 और यहाँ पर एज इट इज c के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड c, सॉरी 1। थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर दे तो 1 के प्रोडक्ट में आएगा b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, यानी b और b कैंसल, c माइनस ए, तो हमारा आंसर आ रहा है k इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, सो दैट्स ऑप्शन सी। मतलब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसमें तो हमें ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं देना चाहिए, बस चलते ही है आगे। यस, दिस इज गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना। चलो ये 1 मतलब डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू हमें कुछ दे दिया गया है प्रूव करके। ओके, तो उसके ऊपर से अब देखो ए बी सी जो है ऑल डिफरेंट है, मतलब कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, मतलब ये 0 नहीं है, ये पता चल गया। ठीक है, तो हमें ये डिटर्मिनेंट वैनिश होगा तो x का क्या वैल्यू होना चाहिए वो पता लगाना है। डिटर्मिनेंट वैनिश होगा यानी कि डिटर्मिनेंट 0 होगा तो x का वैल्यू 4 में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो पता लगाना है। समझ में आ रही है इतनी चीज? ओके, चलो अब मैं इस चीज को पीछे को नोट कर लेता हूं क्योंकि यहां पर तो वैसे जगह है नहीं। ठीक है, पीछे ही नोट करना पड़ेगा। 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब इक्वल टू था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। हो गए। मैं इस डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म करने की ट्राई करता हूं, इसको लास्ट में यूज कर लेंगे। ठीक है, जरूरत है तो। करना क्या चाहते हैं देखो, ये डिटर्मिनेंट को 0 बनाना है तो इसका यूज करना है हमें, तो हम इस डिटर्मिनेंट को इसके जैसे फॉर्म में लाने की ट्राई करें तो लास्ट में हम इस रिजल्ट को यूज कर पाएंगे। तो पहले इस डिटर्मिनेंट का सेकंड डिटर्मिनेंट के जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करने की ट्राई करते हैं, यानी कि इसको हम बनाने की ट्राई करते हैं 1a स्क्वायर बी इंटू सी जैसे। क्या बनाने की ट्राई करेंगे? 1a स्क्वायर बी सी, 1b स्क्वायर ए सी और 1c स्क्वायर ए बी जैसा बनाने की। ठीक है, चलिए तो देखो अपने पास क्या है, ये जो है उसमें से पहले कॉलम में से a, दूसरे में से b, तीसरे में से c बाहर निकाल दो। तो यहाँ पर आएगा 1/a 1a स्क्वायर, 1/b 1b स्क्वायर, 1/c 1c स्क्वायर। इसको रहने दो, ठीक है, एज इट इज। अभी यहाँ पर फोकस करो पहले। इसको फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी ए सी ए बी 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर आपको पता हो तो मैंने अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर हमें 1 ए स्क्वायर बी सी चाहिए, फिर 1 बी स्क्वायर ए सी चाहिए और 1 सी स्क्वायर ए बी जैसा फॉर्म चाहिए होगा। तो देखो वो तीनों सेम रो आ रही है, बस इसको साइक्लिक रोटेशन करा दे तो साइक्लिक रोटेशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू कभी प्लस माइनस नहीं होता है। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूँ साइक्लिक रोटेशन में 1 1 1
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए सी ए बी। ये एक्चुअली किसके इक्वल है? ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। अब इस डिटर्मिनेंट में हम ए की जगह पर x माइनस ए ले ले, लेकिन कैपिटल ए समझने के लिए लेते हैं। यहां पर तो स्मॉल ए बी सी ही यूज हुआ है वही का वही, लेकिन हम समझने के लिए अपने के लिए कैपिटल ए ले लेते हैं। ठीक है, फिर एक मिनट, b के लिए x माइनस बी ले लेते हैं, c के लिए x माइनस कैपिटल C ले लेते हैं। तो आप इस एलिमेंट को ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूट अगर करोगे उस डिटर्मिनेंट में तो ये सेम डिटर्मिनेंट वहां पर बन जाएगा, आके ना? ओके चलो अब इसका आंसर तो इसके ऊपर डायरेक्ट है, तो मैं इस वैल्यू को यहां पर रख सकता हूं, यानी कि मुझे क्या मिल रहा है कि उसका आंसर मिल रहा है a माइनस बी है। देखो a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी है, यानी कि वो होगा x माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, फिर x माइनस बी माइनस एक्स प्लस सी, x माइनस सी प्लस माइनस एक्स प्लस ए, और लास्ट में x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। ये डिटर्मिनेंट जीरो हो रहा है, मतलब वैनिश हो रहा है, तो जीरो हो रहा होगा। यहां से समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? डिटर्मिनेंट को ट्रांसफॉर्म किया, इसका आंसर तो ये है। अब हमने स्मॉल ए बी सी का रिप्लेसमेंट किया तो इसका आंसर ये डिटर्मिनेंट जो है एग्जैक्ट हमारे क्वेश्चन के फॉर्म में बन जाएगा, और उसका आंसर जो है इस फॉर्मेट से ला सकते हैं, उसका आंसर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें मैंने स्मॉल ए बी सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है आगे में, और ये वैनिश हो रहा है, यानी कि जीरो हो रहा है। चलिए x और x निकल गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर क्या बचा? बस वही चीज b माइनस ए, ठीक है, c माइनस बी और a माइनस सी। यहाँ पर क्या बचेगा? 3x माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी हमारा कैपिटल ए बी सी तो हमने टेम्पररी लिया था, तो स्मॉल ए बी सी अगर समझ ले इसको, तो ये तीनों टर्म में से कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट इक्वल, ये गिवन है। तो यानी कि जीरो बस इसको ही होना पड़ेगा। तो इसको जीरो अगर करें तो 3x इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी। अब हम स्मॉल यूज कर लेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। कैपिटल को हमने बस इसलिए यूज किया था ताकि वहां पर कैलकुलेशन में कुछ ऐसा हम गलती ना कर दे। आ रहा है समझ में? ओके, क्योंकि वरना क्या होगा कि x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू 2b, x इक्वल टू 2c, तो x का 3 वैल्यू मिल रहा है, वो हमें मतलब सूट नहीं करता ना हमारे दिमाग को भी वो, ठीक है, इसलिए। और इसके वैल्यू यहाँ पर रख के वो डिटर्मिनेंट वैनिश हो रहा है तो उसका वैल्यू 0 रख दिया, और फाइनली हमें x का वैल्यू मिल गया। उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या बन रहा है? ऑप्शन बी बन रहा है, 1/3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। ओके, A1, A2, A3 अप टू AN फॉर्म्स अ GP। ये लोग GP में है। ओके, तो हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर इस डिटर्मिनेंट को अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखने पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये AN जो है, ये AN उसका कंसेक्यूटिव टर्म है और ये उसका भी कंसेक्यूटिव टर्म है। और जीपी में हमें ये तो पता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का ऑलवेज रेशियो कांस्टेंट आता है, आगे ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं इन दोनों, अब ये लॉग में है तो लॉग में अगर डिफरेंस ले ले हम तो नंबर्स चले जाएंगे एक दूसरे के डिवीजन में। यानी कि यहां पर कुछ यू होगा कि लॉग ए एन माइनस लॉग ए एन प्लस 1 का डिफरेंस आएगा लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, और ये आता है रेसिप्रोकल ऑफ द कॉमन रेशियो, क्योंकि कंसेक्यूटिव रेशियो में हम क्या लेते हैं? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म जैसा समझते हैं ना। तो यहां पर ये क्या बनाएगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन आर बनाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो भी log ऑफ 1/r बनेगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 1/r log में, यहाँ पर भी 1/r, यहाँ पर भी वो सेम चीज बन रही है। ओके, तो इसके ऊपर हम काम कर सकेंगे। चलिए तो कर लेते हैं वहां पर काम कुछ। ओके चलिए, तो उसमें मैं क्या करता हूं कि कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 और कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया, यहां पर बनेगा क्या, log an अपॉन an प्लस 1, यहां पर बनेगा log an प्लस 1 अपॉन a ऑफ n प्लस 2, और ये वाला थर्ड एज इट इज वो मैं लिखता नहीं हूं, ठीक है उसको, क्योंकि वैसे भी कोई मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पर भी log an प्लस 3 अपॉन a ऑफ n प्लस 4, log an प्लस 4 अपॉन a ऑफ n प्लस 5, ये वाला एज इट इज सेकंड में। और यहाँ पर बनेगा log an प्लस 6 अपॉन an प्लस 7, यहाँ पर log an प्लस 7 अपॉन a ऑफ n प्लस 8, और लास्ट का एज इट इज। ये जो है 1/r, ये भी 1/r, ये सारे 1/r जैसे बनेंगे, यानी कि मेरा डिटर्मिनेंट कुछ यूं बनेगा। अब log ऑफ 1/r, log ऑफ 1/r, log ऑफ 1/r, यहां पर भी उसी तरह से ये तीनों टर्म जो थे तीसरे रो में, सॉरी तीसरे कॉलम में, वो एज इट इज। पर हमें दिख रहा है कि पहला कॉलम और सेकंड कॉलम अगर इक्वल है तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, यानी कि इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ए। ओके, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली आंसर जो है उस तरह से 0 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो अब हमें दिया गया है डिटर्मिनेंट कोई सफिक्स k के फॉर्म में है, तो डिटर्मिनेंट का पहला कॉलम जो है वो k के टर्म में, बाकी दोनों कॉलम जो है n के टर्म्स में। सम ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स लाइक दिस अप टू n इज इक्वल टू 56, तो n का वैल्यू निकाल दो। तो डिटर्मिनेंट में सम अप्लाई करना है तो हम बारी बारी से किसी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में कर सकेंगे। तो यहां पर हम डायरेक्टली सम अगर इसको अप्लाई करें तो सम ऑफ डिटर्मिनेंट के विल बी इक्वल टू, पहले रो कॉलम को सम अप्लाई होगा, यानी कि सम ऑफ 1, सम ऑफ 2k एंड सम ऑफ 2k माइनस 1। सेकंड को और थर्ड को अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि वो वैसे भी कांस्टेंट है, उसमें k तो है ही नहीं, तो k के टर्म में नहीं है, तो उसको करने का वैसे भी कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। और इसका आंसर दिया गया है 56। चलो सम अप्लाई कर दो, तो पहला कॉलम क्या आएगा, n, ये आएगा 2 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 निकल जाएगा, और यहां पर आएगा 2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस n, ये 2 और 2 निकल जाएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, वो दोनों मैं लिखता नहीं, वो एज इट इज रख देता हूं। चलो अब पीछे अगर इसको लिखा जाए, ओके सॉरी इसका आंसर है 56, पीछे अगर इसको लिखा जाए तो n यहां पर आएगा n स्क्वायर प्लस n, और लास्ट में आएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस n, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, ये दोनों निकल लेंगे। चलो अब दो बाकी की जरूरत है, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और n स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n स्क्वायर, और लास्ट कॉलम क्या है n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। फिर से यहां पर मैं वेरीफाई कर देता हूं, अच्छा n स्क्वायर प्लस n है यहां पर। चलो इसका आंसर है 56, तो ये पूरा डिटर्मिनेंट n के फॉर्म में है, तो आंसर ला सकेंगे हम। चलिए एक काम करते हैं, इसको तो अभी हटा ही देते हैं। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर,
क्या बताया यहाँ पर मैंने, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 और कॉलम 3 में भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। चलो तो ये 0, इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 0, यहां पर जाएगा तो 0, ये भी 0 और ये वाला n+1। चलो पहले रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड कर दे तो n इंटू n+1 इज 56, यानी कि n इंटू n+1 विल बी 7 इंटू 7+1, 7+1 यानी 8, 7 8 56, यानी कि n का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा 7। चाहो तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो n का वैल्यू 7 आ रहा है, तो यहां पर देख लेते हैं। ओके 4 6 8, यानी कि इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होगा, नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। ओके, तो सम डिटर्मिनेंट में इस तरह से अप्लाई किए जा सकेंगे। चलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर 0 है, L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 भी 0 है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, मॉड्यूलस कितना होगा, वो निकाल कर देना है। मेरे ख्याल से यहां पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखो L1 M1 और N1 के स्क्वायर का सम 1 है, इनके L1 L2 M1 M2 N1 N2 का प्रोडक्ट जो है उसका सम करे तो वो भी 0 है, लेकिन यहाँ पर L3 M3 और N3 का भी यूज हुआ है, यानी कि उसके बारे में अगर कुछ दिया नहीं गया है तो डेफिनेटली टाइपिंग में यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है। या फिर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर और N1 स्क्वायर अगर 1 है सम, तो उसी तरह L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, मतलब यहां से इसके ऊपर से L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर L2 L3 M2 M3 N2 N3 0 होगा। उसी तरह L3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर N3 का स्क्वायर भी 1 होगा, और L3 L1 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 भी 0 होगा। ये तीनों कंडीशन इसके ऊपर से हम समझ सकते हैं। अब डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस निकालना है। देखो ऐसी टर्म हम तो ही ला सकेंगे जब हम डिटर्मिनेंट को खुद के ही साथ मल्टीप्लाई कर ले। तो डेल्टा का स्क्वायर यानी डेल्टा इंटू डेल्टा, L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 इंटू L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 N3 N3। अब प्रोडक्ट जो है वो कैसे होता है, ठीक है, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, ये पहला एलिमेंट आएगा। तो डेल्टा का स्क्वायर क्या आएगा, पहला एलिमेंट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर। फिर दूसरा एलिमेंट कॉल रो में आगे बढ़ाने के लिए पहला रो और यहां से दूसरा रो मल्टीप्लाई करो, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। और फिर थर्ड एलिमेंट के लिए पहला रो और थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते जाओ और सम करते जाओ, L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3 L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3। उसी तरह सेकंड रो में करेंगे तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आएगा, यहां पर आएगा L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, और यहां पर आएगा L2 L3 M2 M3 N2 N3। और लास्ट में अगर देखेंगे तो यहां पर आएगा L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, यहां पर L2 L3
m2 m3 प्लस n2 n3 और यहाँ पर आएगा l3 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर n3 का स्क्वायर। अब देखो ये जो तीन डायगोनल वाले एलिमेंट है उनका वैल्यू 1 है, बाकी सारा 0 है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जिसका आंसर आएगा 1। डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल डिटरमिनेंट, उसका आंसर आएगा 1। तो डेल्टा का स्क्वायर अगर 1 तो मॉड्यूलस लेने पर भी, मतलब स्क्वायर रूट लेने पर भी वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। स्क्वायर रूट लेने पर प्लस और माइनस 1 आएगा, लेकिन मॉड्यूलस है तो डेफिनेटली प्लस 1 ही आएगा। ऑलराइट, सो यहां पर ये प्रोडक्ट जो है डिटरमिनेंट्स का, उसका यूज किया गया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, fx डिटरमिनेंट के फॉर्म में है तो इस fx का हमें लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x के फॉर्म में। ठीक है, चलो अगर इसको हम ध्यान से देखो, लिमिट के कुछ फंडा यूज कर सकते हैं। x टेंड्स टू 0 fx है, अभी कुछ भी अगर यहाँ पर f ऑफ 0 अगर आप डाल दो, एक देखो, एक f ऑफ 0 अगर आप डाल दो तो यहाँ पर आएगा 0 0 1, सॉरी 1 0 1, यहाँ पर आएगा 0 0 0 और लास्ट में आएगा 0 0 1। मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, मतलब f ऑफ 0 आ रहा है 0। तो आप लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x को ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, क्योंकि ये वैसे भी 0 ही है तो फर्क नहीं पड़ता ना ज्यादा कुछ। पर इसको अगर आप देखो तो आप डेरिवेटिव जो है उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन से कंपेयर कर सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, तो उसका आंसर आता था f डैश है, यानी कि इसका आंसर आएगा f डैश 0। तो एक्चुअली हमें f डैश 0 फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f डैश x निकालेंगे और उसमें 0 लगा लेंगे। तो सबसे पहले fx को नोट कर लेते हैं, cos x x1, मुझे पीछे बार बार देखना ना पड़े इसलिए मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है, आप तो डायरेक्टली कर सकते हो, 2 sin x x स्क्वायर और 2 sin x x स्क्वायर एंड 2x एंड लास्ट में 10x x और 1। ओके, f डैश x करेंगे तो क्या करेंगे, चलो पहली रो से, सॉरी पहले कॉलम से डेरिवेटिव करना चालू करते हैं। तो cos x का होगा माइनस साइन x, यहाँ पर 2 cos x sec स्क्वायर x, बाकी सब एज इट इज, प्लस पहली कॉलम अब एज इट इज, थर्ड कॉलम भी इवन एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम में डेरिवेटिव होगा 1 2x1, यहाँ पर भी आएगा 1 2x1, और लास्ट में पहले दो जो कॉलम है वो तो एज इट इज ही रहेंगे, सिर्फ लास्ट वाला जो कॉलम है उसी का डेरिवेटिव होगा 0 2 0। यहां पर तो दो कॉलम सेम है तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमें f डैश 0 निकालना है, तो यहां पर x की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये 0 0 1, ये 2 0 0 और ये sec स्क्वायर 0 1 0 1। यहां पर आएगा cos 0 डालने पर 1 0 0, ठीक है, 0 0 2 और लास्ट में 0 0 0, यानी इसका वैल्यू भी आ गया 0। तो फाइनली f डैश 0 का वैल्यू भी इसको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि इसका भी एक कॉलम जो है वो 0 है। तो हमारा f डैश 0 अगर 0 आ रहा है मतलब कि हमारा जो आंसर था वो भी क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया है, क्योंकि वही तो हमारा आंसर था f डैश 0, यानी कि यह आंसर आएगा C। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप ये चीजें आपको यहां से अच्छे से समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। तो यहां पर है डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें
ऐसी वैल्यू निकाल कर लानी है 5a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 2d प्लस e, ऐसी वैल्यू निकाल कर लानी है। ओके, तो आप देखो कि वो वैल्यू निकल के आएंगी कैसे, उसके बारे में डिस्कस करना है। मान लेते इसको fx बोल दे, तो fx इक्वल टू a x पावर 4 b x क्यूब c x स्क्वायर प्लस dx प्लस e है। अब देखो a के मल्टीपल में 5 आना चाहिए और x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि f डैश x अगर करे तो हो जाएगा 4ax क्यूब, ठीक है। यहां पर आएगा 3bx स्क्वायर 2cx प्लस d। अगर अब यहां पर x की जगह पर 1 अगर ले ले, अभी यहां पर x लिखता हूं मैं, यहां पर अगर x इक्वल टू 1 ले ले दोनों में, तो f डैश 1 और f ऑफ 1 क्या देगा, a प्लस 4 है, क्योंकि x का वैल्यू तो 1 है ना, तो a प्लस 4 है यानी 5 आएगा, b प्लस 3b यानी 4b आएगा, c प्लस 2c 3c आएगा, d प्लस d 2d एंड प्लस e आएगा। देखो एग्जैक्ट आ गया है, यानी कि हमें इसकी जगह पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले f ऑफ 1 कर देते हैं यहाँ पर, चलो f ऑफ 1 डिटरमिनेंट में x की जगह 1 डाल दो, तो 1 2 1 1 1 6 एंड लास्ट में 1 1 6। वेल यहाँ पर दो रो इक्वल है यानी कि ये 0 हो गया f ऑफ 1। तो अब f डैश x फाइंड करके उसमें 1 डालना पड़ेगा, तो पहले f डैश x फाइंड करते हैं, उसके लिए fx को नोट करेंगे। तो fx अपने पास क्या है, x2x x स्क्वायर x 6 x2x x स्क्वायर x 6 और लास्ट में है xx 6। इसका डेरिवेटिव कर देंगे। चलो पहले कॉलम का डेरिवेटिव 1 2x 1, दूसरे दो कॉलम एज इट इज, प्लस पहला कॉलम एज इट इज x x स्क्वायर x, दूसरे कॉलम का डेरिवेटिव 0 1 1 होगा, तीसरा कॉलम भी एज इट इज एंड लास्ट में पहले दोनों कॉलम एज इट इज, तीसरे कॉलम का डेरिवेटिव आएगा 1 0 0। इसमें x इक्वल टू 1 डालने पर f डैश 1, चलो ये 1 2 1 2 1 6 1 1 6, यहाँ पर 1 0 1 1 1 6 1 1 6 और लास्ट में 1 2 1 1 1 0 1 1 0। यहाँ पर दो रो सेम, यहाँ पर भी दो रो सेम, यानी दोनों 0 हो गए। इसका वैल्यू निकाल देते हैं, तो 6 माइनस 6 माइनस 2 के प्रोडक्ट में 12 माइनस 6 6 और 1 के प्रोडक्ट में आएगा 2 माइनस 1 1, ये 0, ये कितना हुआ माइनस 12 प्लस 1 यानी कि माइनस 11। चलो ये माइनस 11 आ गया और f ऑफ 1 तो ऑलरेडी 0 था, तो दोनों का सम करेंगे तो आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा, माइनस 11 आएगा। 0 एंड माइनस 11 यानी कि माइनस 11 आ गया। ठीक है, तो कैसे सोचना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है, समझ में आ रहा है सबको। 17th क्वेश्चन पे ऊपर चलते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, तो यहाँ पर क्या है, ABC आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स नॉट इक्वल टू 1। ABC खुद के साथ, मतलब ABC अंदर अंदर भी इक्वल नहीं है, 1 से भी इक्वल नहीं है। और ये तीन इक्वेशन दिए गए हैं, ax प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस डी वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू सी जेड इक्वल टू 0 हैव नॉन ट्रिवियल इक्वेशन सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जो लेक्चर है उसमें अगर आप मतलब डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, जो ऐसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। देव सर ने वहां पर वो टॉपिक जो है अलग से अच्छे से करवाया है। ऑलराइट, तो वो भी आप चाहो तो देख सकते हो, वहां से भी आप कुछ शॉर्टकट मेथड है वो डिराइव कर पाएंगे। यहाँ पर हम अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है अगर, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो 0 बनेगा।
तो अब ये देखो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर हम लिख लें, ठीक है, तो इनके कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, A11 1B1 एंड 11C, वो 0 बनेगा क्योंकि ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और इस कंडीशन के ऊपर से हमें ये वाला वैल्यू निकाल कर लाना है। चलिए तो पीछे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। A11 1B1 एंड 11C इक्वल टू 0 है। हमें देखो क्या लाना है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी जैसा टर्म लाना है, तो उसके ऊपर फोकस करेंगे थोड़ा हम, ठीक है। चलो तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ए को मतलब पहली रो को सेकंड रो में, पहली रो को हम क्या करते हैं, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहां पर हम ये करते हैं कि R2 में R2 माइनस R1, R3 में R3 माइनस R1 ये कर देते हैं। तो यहां पर आएगा पहला रो तो एज इट इज, यहां पर आएगा 1 माइनस ए बी माइनस 1 और 0, यहां पर 1 माइनस ए 0 एंड सी माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ओके चलो, अब 1 माइनस ए पहली रो से, पहले कॉलम से कॉमन, 1 माइनस बी दूसरी कॉलम से कॉमन और 1 माइनस सी तीसरी कॉलम से अगर हम कॉमन ले ले तो यहां पर बचेगा a अपॉन 1 माइनस ए 1 और 1, यहां पर बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस बी, यहां पर आएगा माइनस 1 और 0, यहां पर आएगा 1 अपॉन 1 माइनस सी 0 एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो ए बी सी 1 से इक्वल तो है नहीं, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, तो 0 की डिनोमिनेटर में जाएगी, यानी कि ये 0 नहीं है तो ये वाला 0 डेफिनेटली होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सॉल्व कर ले, मान लेते हैं कि पहला रो जो है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये a अपॉन 1 माइनस ए, उसके प्रोडक्ट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी, उसके प्रोडक्ट में आएगा माइनस 1 एंड माइनस 1। आई थिंक यहाँ पर कोई गलती हुई है क्या, हाँ यहाँ पर मैं 0 लिखना भूल गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी इंटू माइनस 1, ऑल राइट, एंड प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू क्या आएगा 0 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस 1, ये आ रहा है। ओके, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, यानी कि हमारे पास कुछ ये बनेगा a अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 0। क्या चाहिए हमें, अच्छा यहां पर देखो ये 1 है, जबकि अपने पास जो आया है वो a है, तो उस a को हटाने के लिए अगर मैं 1 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब दोनों साइड 1 ऐड कर देता, तो 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1 होगा। तो एलसीएम लेने पर सिर्फ पहले दो का एलसीएम ले लो तो आपको मिलेगा 1 माइनस ए प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए 1 अपॉन 1 माइनस बी 1 अपॉन 1 माइनस सी इक्वल टू 1। ए और माइनस ए निकल गया, तो एग्जैक्टली जो रिजल्ट चाहिए था वो आ रहा है, मतलब कि हमारा वैल्यू जो है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, that is equal to option B. Okay, option B is the correct option for us. Done. और अगर मैं तो यह बताता हूं कि अगर आपने एनसीईआरटी भी किया था तो भी इसको तो देखकर आपको पता चलना ही चाहिए कि भाई इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इसका आंसर तो 1 ही आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इवन वेक्टर में अगर आप जाए तो वहां पर भी इसी क्वेश्चन को यूज किया गया है। वहां पर वेक्टर जो है उनकी कोलिनियरिटी जो है, उनको कोप्लानरिटी जो है वहां से उसका यूज किया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 3 लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है, हैज यूनिक सॉल्यूशन, उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो लैम्डा और म्यू के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं। तीसरा इक्वेशन यहां से शुरू होकर म्यू पर खत्म हो रहा है, ये नोट करना। चलो मैं 3 इक्वेशन लिख दूं।
तो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो उसका जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से डिटरमिनेंट बनता है वो डेफिनेटली नॉन जीरो होना चाहिए, तभी यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो उसके ऊपर से चलिए यूनिक सॉल्यूशन है तो 1 1 1 कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 1 2 3 और लास्ट में आएगा 2 5 लैम्डा, दिस मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0, तभी ये पॉसिबल होगा। मतलब कि ये हमें लैम्डा के ऊपर कमेंट देगा, म्यू के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं देगा। ठीक है, अभी लैम्डा वाले तो 3 ऑप्शन है, तो पहले सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। चलिए डायरेक्टली थर्ड रो के अकॉर्डिंग कर देते हैं। 2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 1 एंड प्लस लैम्डा इंटू 2 माइनस 1 इक्वल नॉट इक्वल टू 0। सो ये आ गया 2 इंटू 1 यानी कि 2, 2 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस 10 प्लस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 यानी कि लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू 8। ओके, तो ये हमें लैम्डा के ऊपर कमेंट करके सिर्फ दे रहा है कि लैम्डा शुड नॉट इक्वल टू 8, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। म्यू के ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रहा, ये हमारा जो मेथड है वो, तो हम म्यू के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। वैसे भी बी और सी वैसे भी नहीं आ रहे क्योंकि इक्वल टू 8 है वहां पर, तो वो तो वैसे भी निकल गए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। डन, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्या है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ए का वैल्यू क्या हो वो पता लगाना है। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट 0 बनना चाहिए। तो हमारे पास है ए एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू ए, एक्स माइनस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू ए माइनस 1 और x माइनस वाई माइनस ए जेड इक्वल टू ए माइनस 1। इट हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट 0, a माइनस 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस ए माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 माइनस ए शुड इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। बस इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से a के प्रोडक्ट में आएगा ए स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 1 के प्रोडक्ट में आएगा माइनस ए प्लस 1 यानी कि 1 माइनस ए, ऑलराइट, एंड माइनस 1 के प्रोडक्ट में आएगा माइनस 1 प्लस ए। चलो, तो ए स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों में से a माइनस 1 अगर कॉमन ले ले, यहां से और यहां से अगर a माइनस 1 कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा इसकी जगह पर माइनस 1 और इसकी जगह पर ये माइनस 1 वाला एज इट इज। ओके, दोनों में से a माइनस 1 निकाल सकते हैं हम फैक्टर, और यहां पर बचेगा a इंटू ए प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक तो a का वैल्यू आएगा 1, एक तो a का वैल्यू आएगा यहां से एक फैक्टर के ऊपर से 1। दूसरा फैक्टर को सॉल्व करते हैं तो पता चलेगा कि दूसरी वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर आएंगे a प्लस 2 a माइनस 1, यानी कि यहां से a का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव 2 एंड 1, आगे भी आ रहा था 1 और पीछे आ रहा है नेगेटिव 2 एंड 1, मतलब कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा कि आइदर ए का वैल्यू नेगेटिव 2 होगा या फिर ए का वैल्यू होगा 1, तभी सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ओके, तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, तो डिटरमिनेंट 0, ट्रिवियल सॉल्यूशन वंस अगेन डिटरमिनेंट 0, यूनिक सॉल्यूशन डिटरमिनेंट नॉट 0। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, c is less than 1 and system of equation is consistent। तो कंसिस्टेंट के बारे में भी वहां पर सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि कंसिस्टेंट यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन अगर नहीं है तो वंस अगेन डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट हो जाएगा 0। तो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख देते हैं।
ओके, दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि इसका कोफिशिएंट वाला डिटर्मिनेंट होगा वंस अगेन 0, ठीक है। और c का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो b का वैल्यू कौन से इंटरवल में आएगा वो हमें पता लगाकर देना है। तो चलिए थोड़ा काम करते हैं, यहाँ पर पहले रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस सी प्लस 3bc माइनस 1 इंटू माइनस 2c माइनस bc एंड माइनस 1 इंटू आएगा 6b माइनस b इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट ओपन कर दे तो c प्लस 3bc प्लस 2c प्लस bc और माइनस 5b इक्वल टू 0। तो यहां पर मिल रहा है 3c प्लस 4bc माइनस 5b इक्वल टू 0। b और c के बीच में कुछ रिलेशन मिल रहा है तो c का यूज किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं, b का रेंज फाइंड करना है ना, तो हम c को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले दोनों में से c को कॉमन लेने पर 3 प्लस 4b आएगा, मतलब वो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 3c 4bc माइनस 5b इक्वल टू 0। यहाँ से c कॉमन ले लो, इसको सामने जाने दो, तो यहाँ पर आएगा 4b प्लस 3 इक्वल टू 5b। तो c का वैल्यू आ गया b के टर्म्स में 5b अपॉन 4b प्लस 3। अब ऑलरेडी दिया गया है कि c जो है वो लेस देन 1 है, तो c को रिप्लेस कर ले b के टर्म्स में 5b अपॉन 4b प्लस 3 लेस देन 1। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं हम, 1 को लेफ्ट साइड ले लो और उसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर कुछ यू आएगा कि 5b माइनस 4b प्लस 3 अपॉन माइनस 3 आएगा यहाँ पर, अपॉन 4b प्लस 3 लेस देन 0, यानी कि b माइनस 3 अपॉन 4b प्लस 3 लेस देन 0। चलो इसका सॉल्यूशन नंबर लाइन से किया जा सकता है। ये आएगा, एक तो इसका रूट नेगेटिव 3/4 और न्यूमरेटर का रूट आएगा 3। b का पावर सभी फैक्टर का प्लस 1 है, सभी फैक्टर का पावर 1, ठीक है। यानी कि कोई हमें साइन चेंज करने की, साइन हमारा जो ऑर्डर में आता है प्लस माइनस प्लस वही ऑर्डर में आएंगे। लेस देन 0 यानी कि b इसमें लाई करना चाहिए, तो हम बोल सकेंगे कि b शुड लाई बिटवीन माइनस 3/4 टू 3 ओपन इंटरवल। तो ये आंसर जो है यहाँ पर मैच होना चाहिए, माइनस 3/4 टू 3, ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑलराइट, सो बच्चा पार्टी, यहाँ पर हम फाइनली आज का लेक्चर जो है वो खत्म करते, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉन फॉर 20 क्वेश्चंस। ओके, 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए है ऑलरेडी, 1-1.5 घंटा हमारा गया है आज। मतलब ये घंटा, ये जो टाइम हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, इसका आप आगे और इसका बेनिफिट लेने की ट्राई करें। इसके ऊपर से जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं उस क्वेश्चन को आप और उसी तरह के क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की भी ट्राई करें हर एक चैप्टर में। ओके, और फर्दर अगर उसमें कोई क्वेरी आ रही है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क अस। ओके, so see you then, goodbye and Jai Bharat।